हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, का नाम है वृत्त, जिसको हम इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वहां पर डिमांड किया कि सर ज्योमेट्री पढ़ा दी जाए, तो आज के इस वीडियो के साथ हम आपकी ज्योमेट्री का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें सपोर्ट, हमें डेडिकेशन आपसे मिलता है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हो और उसमें अपना कमेंट और प्यार दिखाते हो, लाइक करते हो, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और बहुत अच्छा लगता है और आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो प्लान करने का मन करता है आप लोगों के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वृत्त चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम वृत्त के कंप्लीट कंसेप्ट को आपको सिखाएंगे। क्या क्या वहाँ पर फार्मूले यूज़ होंगे, कौन कौन सी प्रमेय वहाँ पर यूज़ होंगी, ये सारी की सारी बातें आज के इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खूब ध्यान से इसको सुनते चलिएगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम जो है वृत्त, तो वृत्त कहते किसे हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है थोड़ा सा क्लियर कर दें। सबसे पहले तो आप जानेंगे वृत्त क्या होता है, जो आपको पता ही होगा। फिर वृत्त से संबंधित जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनकी जो डेफिनेशंस हैं, उन सब का यूज़ होता है। जीवा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, चाप क्या होता है, लघु चाप क्या है, दीर्घ चाप क्या है, ये सारी की सारी बातें सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद फिर बच्चों कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रमेय हैं, जिसको आप लोगों ने क्लास 9th में, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, तो उनको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर हमें उन प्रमेय को, उन थ्योरम को बच्चों प्रूफ नहीं करना है, उन्हें समझना है, क्योंकि उन्हीं प्रमेय का यूज़ करते हुए हम वृत्त के सवालों को हल करेंगे। और आपको हम बताएंगे, अगर वो प्रमेय और ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हों तो वृत्त के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वृत्त अर्थात सर्कल होता क्या है, वृत्त किसे कहते हैं। एक छोटी छोटी बातों को लेकर के हम आगे की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। आराम से, खूब ध्यान से बने रहिएगा और सुनते रहिएगा। वृत्त की बच्चों परिभाषा बताई जाती है कि वृत्त जो है ऐसे बिंदुओं का समूह है। देखो, हम बिंदुओं का समूह बना रहे हैं। वृत्त ऐसे बिंदुओं का समूह है बच्चों जिसकी एक निश्चित, आप कहोगे सर बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं, डीप नहीं जा रहे हैं। कंसेप्ट को समझ लो डियर स्टूडेंट। सर्कल से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपको रॉन्ग नहीं कर पाएगा, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बस ध्यान से आप लोग हमारी बात को सुनते रहिएगा। तो वृत्त क्या है बच्चों, मैंने बोला वृत्त बिंदुओं का एक ऐसा समूह है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है, उसी को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है, ऐसे बिंदुओं का समूह जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी नियत होती है, वृत्त कहलाता है। इस नियत बिंदु को बच्चों आप जानते हैं वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेंटर कहते हैं ना, सेंटर ऑफ द सर्कल बोला जाता है। और इस निश्चित दूरी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेडियस बोला करते हैं। ठीक है। और इन बिंदुओं के समूह को बच्चों हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये हो गया हमारी वृत्त की डेफिनेशन। और उससे रिलेटेड छोटी चीजें, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, आपको ये पता है। वृत्त की परिधि को निकालने का फार्मूला बच्चों क्या होता है, 2πr होता है। ये भी यहीं पर जानते रहें, क्योंकि आगे चल के इससे भी हमें काफी ज्यादा फायदा होगा। तो वृत्त क्या होता है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उसमें जो छोटे छोटे टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा है वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तथ्य। खूब आराम से वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, नहीं बाद में पछताएंगे आप लोग। क्या लिखा भैया, वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कौन कौन से तथ्य हैं जो हमें यहाँ कवर करने हैं, मैं पहले लिख देता हूँ। नंबर पहला जो आपको पढ़ना है बच्चों, वो सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्त का चाप क्या होता है। चाप को इंग्लिश में आर्क कहा जाएगा और चाप दो प्रकार का होगा, लघु चाप और दीर्घ चाप।
उसके बाद बच्चों हम लोग इसमें जानेंगे कि वृत्त की जीवा क्या होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉर्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ हम लोग जानेंगे बच्चों कि वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है। क्या जानेंगे? छेदक रेखा क्या होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेकेंट के नाम से, SECANT, सेकेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे। चौथे नंबर पे बात आती है बच्चों वृत्त की स्पर्शी क्या होती है, या स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग टेंजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया चाप, हो गया जीवा, हो गई छेदक रेखा, हो गई और क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। इसके बाद बच्चों अगली चीज जो हम लोग जानते हैं उसका नाम है वृत्तखंड। क्या नाम है? वृत्तखंड के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको बच्चों सेगमेंट कहा जाता है। क्या कहेंगे? सेगमेंट कहेंगे। अगला आता है बच्चों जिसका नाम है त्रिज्यखंड। क्या नाम है? त्रिज्यखंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो ये मुख्य चीजें हैं जिन्हें हमें जानना है कि वृत्त में चाप क्या होता है, जीवा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्तखंड क्या होता है और त्रिज्यखंड क्या होता है। आइए एक एक करके आपको हम समझाते हैं, आराम से समझते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों चाप क्या होता है। चाप जिसको हम लोग आर्क कहते हैं। तो चाप का मतलब होता है बच्चों किसी भी वृत्त की जो परिधि होगी, जैसे हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया, इस वृत्त की परिधि का कोई भी एक टुकड़ा, जैसे हमने ए बी एक टुकड़ा ले लिया ये, तो ये इतना पोर्शन जो होगा बच्चों ये वृत्त का क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। अब देखो ये वाला पोर्शन छोटा है और ये वाला भी तो एक चाप है, तो ये वाला जो होगा इसको बोला जाएगा बच्चों छोटे वाले को लघु चाप, और ये जो बड़ा वाला होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ चाप हम लोग बोल देते हैं। छोटे वाले पोर्शन को हम लोग लघु चाप बोलेंगे और बड़ा वाला जो होगा उसको दीर्घ चाप, मीन्स ये माइनर आर्क होगा और ये क्या होगा, मेजर आर्क होगा। और इसको बच्चों ऐसे आर्क AB से हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आर्क AB से हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा से। तो ये हो गया चाप। उसके बाद बात आती है बच्चों जीवा की, कि किसी वृत्त की जीवा क्या होती है। जीवा जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड। अब ध्यान देना, जैसे ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त की परिधि पर कोई भी द्विबिंदु ले लीजिए और इसको मिला लीजिए, तो कहा जाता है कि किसी वृत्त की परिधि पर, ध्यान देना बच्चों, किसी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। ध्यान दें, क्या कहलाता है ये, वृत्त की जीवा कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वृत्त की क्या कहलाता है, जीवा। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। नंबर पहली चीज पूछेगा किसी वृत्त की कितनी सारी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो सोचो कितनी सारी जीवाएं, एक इधर से जाएगी, यहां जाएगी, बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो नोट रखिएगा, किसी वृत्त की अनंत जीवाएं होती हैं। किसी भी वृत्त की कितनी जीवाएं होती हैं, अनंत जीवाएं होती हैं। ध्यान रखना, किसी भी वृत्त की अनंत जीवाएं होती हैं। इनफाइनाइट कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन ऑफ एनी सर्कल। किसी भी वृत्त की अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। कभी कभी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बच्चों किसी वृत्त की कितनी समान जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी वृत्त की अनंत समान जीवाएं खींची जा सकती हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपको पता है बच्चों इस वृत्त का क्या है, केंद्र है ना। यहाँ पर वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो इस वृत्त की एक जीवा ऐसी भी हो सकती है जो इसके केंद्र से होकर के जाए, जो इसके केंद्र से होकर के जाए। तो बच्चों यह जीवा जो होती है वो वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास, जिसको इंग्लिश में आप लोग डायमीटर कहते हैं, व्यास कहलाती है। और यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, और उस जीवा को हम वृत्त का व्यास या इंग्लिश में उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर कहते हैं। क्लियर हो रही हैं बातें। तो हम लोग समझ गए चाप क्या होता है, जीवा क्या होता है और व्यास क्या होता है। अगला है बच्चों छेदक रेखा। क्या नाम है इसका, छेदक रेखा, जिसको हमने क्या नाम दिया है इंग्लिश में, सेकेंड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, छेदक रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंड बोलते हैं। छेदक नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो छेदे, जो पॉइंट पर काटे। तो जैसे ये हमारा कोई वृत्त है,
यहाँ पर हमने एक रेखा ऐसे खींची जो इस दिए गए वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस प्रकार की जो रेखा होती है बच्चों, उसको हम वृत्त की क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। तो किसी वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उसकी छेदक रेखा कहलाती है। या वृत्त की ऐसी जीवा जो उसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए आगे चली जाए, वो क्या कहलाएगी? वृत्त की छेदक रेखा, उसकी क्या कहलाएगी? सेकंड कहलाएगी। क्लियर है बातें? ऐसे ही बहुत सारी जो है छेदक रेखाएं किसी वृत्त की खींची जा सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला हमने लिखा है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट कहते हैं। तो देखते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होता है। और आपको बताएं बच्चों कि अभी इसी स्पर्शी के बेसिस पे आपके सिलेबस में एक चैप्टर भी है वृत्त की स्पर्शी, जिस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसमें कुछ छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, उसको भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? देखो, जैसे हमारे को यहाँ पर हमारा कोई वृत्त है, यहाँ पर वृत्त के कोई पॉइंट है, तो किसी भी वृत्त को बाह्यता किसी एक बिंदु पर, ध्यान दो, किसी वृत्त की परिधि को बाह्यता बाहर से किसी एक ही बिंदु पर, ध्यान दो, किसी एक ही बिंदु पर टच करके जाने वाली, स्पर्श करके जाने वाली रेखा जो होती है वो वृत्त की क्या कहलाती है? स्पर्शी कहलाती है। क्लियर है बातें? किसी वृत्त को बाह्यतः किसी एक बिंदु पर स्पर्श करके जाने वाली रेखा उस वृत्त की क्या कहलाती है? स्पर्शी कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। देखो ये क्या होता है? देखो बच्चों, जैसे हमारे पास ये कोई वृत्त है, ये कोई क्या है? वृत्त है। अगर हम इस वृत्त की कोई एक जीवा खींच दें, ध्यान दो, सपोज दैट यहाँ पर हमने इसकी एक जीवा खींची जिसका नाम क्या है? AB है। जब हम किसी वृत्त की कोई जीवा खींचते हैं तो हमारा वृत्त दो भागों में बट जाता है और यह प्रत्येक भाग जो है बच्चों वो वृत्तखंड कहलाता है। ये जो छोटा वाला भाग होगा इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? माइनर सेगमेंट के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। और ये पोर्शन बड़ा वाला जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड जिसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को? तो बताओ वृत्तखंड किससे बनता है? संगत चाप, वृत्त के संगत चाप और जीवा के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, घिरा हुआ जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड साइज के अकॉर्डिंग दो प्रकार का होगा, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों, क्योंकि ये भी तो एक जीवा है जो उसके केंद्र से होकर के चली जाएगी, ये भी क्या है? जीवा है। और इस केस में हमारा जो वृत्त है वो छोटा और बड़े भाग में नहीं डिवाइड होगा। इस कंडीशन में जो वृत्त है वो दो बराबर भागों में बट जाएगा। तो इस प्रकार में बटे हुआ जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त बोलते हैं, सेमी सर्कल के नाम से जानते हैं। तो बातें क्लियर हो गई कि वृत्तखंड क्या होता है और अर्धवृत्त क्या होता है। अगला है बच्चों हमारा त्रिज्यखंड, जिसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है? देखो बच्चों, मान लो कि हमारे पास ये कोई वृत्त है, यहाँ इसका केंद्र O है। ध्यान से समझते चलिएगा, ये हमारा कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है बच्चों? O है। अगर हम इस वृत्त के केंद्र से कोई भी दो त्रिज्याएं खींचें इस तरीके से, OA खींच लें और OB खींच लें, तो इसको करने पर भी आप लोग देखेंगे कि हमारा जो वृत्त है वो दो भागों में बट गया है। और जब त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र होगा बच्चों, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? त्रिज्यखंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? त्रिज्यखंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। तो जो छोटा वाला होगा उसको हम लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग माइनर सेक्टर बोल देंगे। ठीक है, और बड़ा वाला जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड बोल देंगे। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के नाम से इसको हम लोग जान लेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि भाई सेक्टर कैसे बनता है, तो संगत चाप और वृत्त की कोई दो त्रिज्याएं जब खींचते हैं तो वृत्त दो भागों में बट जाता है और इस प्रकार से हमें जो वृत्त प्राप्त होता है उसको हम लोग मतलब वृत्त का जो पोर्शन दो छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते हैं वो वृत्त के त्रिज्यखंड अर्थात उसके सेक्टर कहलाते हैं। बातें आपको 100% समझ में आ गई होंगी। अब एक
छोटा सा क्वेश्चन जो आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है बच्चों, कहते हैं कि एक वृत्त कैसी आकृति है? तो वृत्त एक समतलीय आकृति है। कभी कभी कहते हैं कि वृत्त एक समतल को कितने भागों में बांटता है, उसको कितने भाग में वो बदल देता है। तो डियर स्टूडेंट, वृत्त जो होता है एक समतल को 3 भागों में बांटता है, एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, एक ऑन द सर्कल। कोई भी वृत्त किसी समतल में 3 बिंदुओं पर उसको 3 भागों में बांट देता है। कौन कौन सा भाग होगा? एक इंटीरियर माने वृत्त के अंदर, एक एक्सटीरियर वृत्त के बाहर, और एक वृत्त की परिधि पर ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। 3 पोर्शन में उसको क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। तो अभी बच्चों हमने आपके साथ डिस्कस किया सर्कल होता क्या है, वृत्त क्या होता है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में जिनका यूज करते हुए आप लोगों को आपके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट उसके पहले आप वीडियो को पास करके इसको आप नोट कर लीजिए, देन हम आगे की तरफ डिस्कस करते हैं। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम के बारे में, जिसको हम लोग थ्योरम या प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। क्लास 9th में, क्लास 10th में आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की थ्योरम के बारे में डिस्कस किया है, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर रिकॉल करने वाले हैं। तो पहली थ्योरम जो हम आपको बताएंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों थ्योरम। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे, केवल बोलेंगे, उसको आप ध्यान से सुनेंगे और उसको फिगर की हेल्प से हम आपको समझाएंगे किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में इसको यूज करना है। सबसे पहली थ्योरम है बच्चों, किसी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है भाई? जैसे हमारे पास ये कोई वृत्त है, पहली थ्योरम, यहां पर इसका केंद्र है बच्चों और यहां पर इसकी एक जीवा है जिसका नाम क्या है? AB है। तो कहते हैं कि इसके केंद्र से इसकी जीवा पर लंब डाला जाए। मान लो यह लंब कौन है? OP है। तो कह रहे हैं कि यह जीवाएं 2 बराबर भागों में बंट जाती हैं। ये बच्चों आपकी प्रमेय है। क्या? किसी वृत्त के केंद्र से संगत जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसका कन्वर्स भी बच्चों सही होता है कि अगर केंद्र से इस पर कोई रेखा खींची जा रही है और ये जीवा 2 भागों में बट रही है, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रिलेशन बन जाता है। जैसे मान लो इस जीवा की लंबाई, सपोज कर लीजिए इस जीवा की लंबाई जो है बच्चों वो 2x थी, तो इतना x हो जाता है। और अगर मान लो इसको हम y से दिखा दें और वृत्त की त्रिज्या हो जाए, तो यहाँ एक रिलेशन हमें मिलता है कि r² = x² + y² होता है, जिसका हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहली और इंपॉर्टेंट प्रमेय है, वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने आपको निकाल के दिखाया है, और अभी जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका यूज भी हम लोग वहां पर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिएगा ध्यान से। अगली थ्योरम क्या है? कहते हैं एक वृत्त के 2 समान चाप वृत्त के केंद्र पर समान कोण आंतरित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक चाप है AB, ठीक है, और एक दूसरा चाप यहाँ पर, या आप जीवा ले लो, एक जीवा AB है, एक जीवा CD है। अगर हम ये कहें कि सर AB और CD जो जीवाएं हैं वो बराबर हैं, तो इनके द्वारा बच्चों जो केंद्र पर कोण बनेंगे, जैसे इनके द्वारा जो कोण बन रहा है, कोण AOB बन रहा है, इसके द्वारा कौन सा कोण बन रहा है? कोण COD बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण AOB जो होगा बच्चों वो कोण COD के क्या होगा? बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर निकल करके आता है। क्या समझ में आया आप लोगों को कि अगर किसी वृत्त की 2 जीवाएं समान हैं, वृत्त की 2 जीवाएं अगर समान हैं तो वो क्या होती हैं? वृत्त के केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। जैसे AB और CD समान जीवाएं थी, इसलिए कोण AOB जो है बच्चों कोण COD के क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? इसी से रिलेटेड एक थ्योरम और आती है। देखो जितनी भी थ्योरम है मैं समझाते चल रहा हूँ, थ्योरम बहुत सारी हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूजफुल है, जिनका हम लोग यूज़ करेंगे, उसको हम आपको बताते चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई थ्योरम छूट जाती है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा, बट मैं पूरा प्रयास करूँगा कोई छूटे ना। ठीक है, अगली प्रमेय ये कहती है कि बच्चों जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, इसमें कोई चाप AB है, तो इस चाप AB द्वारा वृत्त की परिधि पर कहीं पर भी कोण बनाया जाए, कहीं पर भी कोण बनाया जाए, ये सभी के सभी कोण आपस में बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर बना दिया गया कोण, यहाँ PQ, यहाँ R, तो अगर ये एक ही चाप द्वारा बन रहा है तो कोण
APB बराबर होगा कोण AQB बराबर होगा कोण ARB की। ये सभी के सभी कोण बच्चों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी एक प्रमेय। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जितने भी प्रमेय हम आपको यहाँ पर बताते चल रहे हैं, इन सभी की सभी प्रमेय का जो कन्वर्स होगा, इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी करेक्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे चल के इसको यूज करेंगे। तो पहली थ्योरम आपको समझ में आई, इसका कन्वर्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरी भी आपको समझ में, इसका कन्वर्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगली आपको समझ में, इसका कन्वर्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगली प्रमेय समझिएगा बच्चों, प्रमेय नंबर 4 हम लोग यहां पर सीखेंगे। कहते हैं कि किसी वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। किसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो बच्चों ये हमारा कोई वृत्त है, इसकी एक जीवा हमने खींची है, ठीक है, AB, और एक जीवा और हमने इसकी खींची, इसका नाम बच्चों CD है। यहाँ पर इसका केंद्र है, इसकी केंद्र से दूरी जो है बच्चों वो मान लो OP है, इसकी केंद्र से दूरी जो है वो क्या है, OQ है। दूरी हमेशा लांबिक नापी जाएगी, परपेंडिकुलर, इसको ध्यान रखिएगा। तो कहा जाता है कि यदि हमारा जो जीवा AB है वो जीवा CD के इक्वल हो जाए, तो उस केस में बच्चों ये जो OP है वो OQ के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर जीवाएं समान हैं तो उनके केंद्र से दूरी जो होगी बच्चों वो क्या होगी, समान होगी। इसका कन्वर्स R करके हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ OP इक्वल हो किसके, OQ के, माने जीवाएं अगर केंद्र से समान दूरी पर हैं तो उस केस में वो क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका कन्वर्स हो गया, मतलब अगर जीवाएं समान हैं तो उनकी केंद्र से दूरी समान होगी, और अगर उनकी केंद्र से दूरी समान है तो जीवाएं आपस में बच्चों क्या होंगी, समान होंगी। तो बड़ी ही पॉइंट थ्योरम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, और डिस्कस क्या कर रहे हैं आपके सामने आप देखेंगे तो इसको हम आपको रिकॉल करा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले आप लोग ऑलरेडी इन सभी की सभी थ्योरम को सीख चुके हैं और जान चुके हैं। यहाँ पर एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम निकल करके आती है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तीन असंरेख बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है या बनाया जा सकता है। अगर हमारे पास तीन असंरेख बिंदु दिए हैं, असंरेख माने एक ही रेखा में ना हो बच्चों, तो उनसे हम केवल और केवल एक ही वृत्त बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फुटकर क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये थ्योरम आपको समझ में आ गई। चलिए अगली थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों थ्योरम बहुत हैं, आपको खुद पता है कि 10-11 थ्योरम तो आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था, बट चैप्टर बहुत ही आसान है। थोड़ा तुरंत बताइएगा कि आपने यहाँ से देखा कि नहीं देखा। जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करें डियर स्टूडेंट्स, वो जरूर कमेंट कर दिया करें कि सर हमने वीडियो को लास्ट तक देखा और मुझे पूरा का वीडियो कंप्लीट समझ में आया है, या सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, तो उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर कर लेंगे। दूसरी बात बच्चों, अगर आपको ये लग रहा हो, देखो ध्यान से, अगर आपको ये लग रहा हो कि हम आपके लिए निस्वार्थ भाव से मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए हम डेडिकेटेड हैं, देन आपका सपोर्ट तो बनता ही है ना। वैसे सपोर्ट आप लोगों का बहुत अच्छा मिलता है, फिर भी अगर अपने दोस्तों को आप शेयर ना करते हो वीडियो तो शेयर करिए, स्टेटस लगा दीजिए अपने व्हाट्सएप पे, मतलब एकदम माहौल बना दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाइए, तभी मजा आएगा। ठीक है, तो अगली थ्योरम समझते हैं बच्चों। कहा जाता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है थ्योरम भाई? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में कोण अगर कोई बनेगा तो क्या होगा? समकोण होगा। अर्धवृत्त में कोण कैसे बनता है बच्चों? जैसे ये कोई वृत्त हो गया, इसका केंद्र हो गया, ये देखो, ये वृत्त ये इस तरीके से बना है ना कोण, देखो ये ABC, तो ये जो कोण B बन रहा है ये कहाँ बना है? अर्धवृत्त में बना है, तो ये हमेशा कितना होगा? 90 अंश का होगा। और कैसे बन सकता है सर? इधर आकर के बन सकता है, ये भी कोण कितना होगा? 90 अंश होगा। समझ में आ रही है बातें? तो ये थ्योरम है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। कोई भी एंगल अगर सेमी सर्कल में बनेगा तो हमेशा वो राइट एंगल होगा, मीन्स उसकी वैल्यू हमेशा 90 डिग्री आएगी। ठीक है, अगली थ्योरम सुनिएगा। अगली थ्योरम है बच्चों कि जैसे ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और ये कोई इसका चाप है या जीवा ले लो, इस जीवा के द्वारा दो कोण बन रहे हैं, एक इसके केंद्र पर बन रहा है बच्चों और एक दूसरा जो है इसकी परिधि पर बन रहा है।
ध्यान दीजिएगा, क्या हो रहा है कि इस जीवा द्वारा या यह जीवा हटा दे, केवल चाप ही बोल दें, तो इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बन रहा है और बच्चों वृत्त की परिधि पर भी कोण बन रहा है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ से निकल के आती है कि किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण उसकी परिधि पर आंतरित कोण का 2 गुना होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि परिधि पर जो बना हुआ कोण होगा वो केंद्र पर बने हुए कोण का बच्चों क्या होता है, आधा होता है। तो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ABC जो होगा वो 2 एंगल APB के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। कई बार आप लोगों ने इसको सुना होगा और समझा होगा। तो बच्चों इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। एक बार वीडियो को पास करके इसको आप लोग हल्का सा नोट करिए, देन हम आगे डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा होगा बच्चों उसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर बनते हैं। मैं पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन की डिमांड ज़रूर से ज़रूर होगी। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो चलिए समझते हैं बच्चों, एक लास्ट टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं जिसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसके बेसिस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज बच्चों जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको हम लोग बोलते हैं। तो समझते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज अर्थात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। ठीक है, साइक्लिक डेफिनेशन तो बड़ी आसान है। कहा जाता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर उपस्थित हों उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। सर कैसे, जैसे मान लो बच्चों कि हमारे पास ये कोई वृत्त है, ये हमारे पास कोई क्या है, वृत्त है। अब इसमें हम एक ऐसा चतुर्भुज बनाएं, ऐसा चतुर्भुज बनाएं जिसके चारों के चारों शीर्ष जो हैं वो वृत्त की परिधि पर हों। जैसे ये ABCD हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया, एक चतुर्भुज बनाया। इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहाँ है बच्चों, वृत्त की परिधि पर हैं। तो इस प्रकार का जो चतुर्भुज होता है, इस प्रकार का जो चतुर्भुज होता है बच्चों, इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है। अब सुनो, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ खास विशेषता होती है। ठीक है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, इस चक्रीय चतुर्भुज की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये है बच्चों कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो बच्चों एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री आएगा और एंगल B प्लस एंगल D भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बच्चों स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बुक हमने सामने रखा है तो सारे के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके बेसिस पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। अभी आप इस वीडियो को कंप्लीट समझ करके ध्यान से जितनी भी थ्योरम मैंने आपको बताई है, जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं उनको कहीं नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए, जिससे हमको क्वेश्चन को सॉल्व कराने में और आपको उसको सॉल्व करने में बच्चों कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हाँ, वीडियो को लास्ट तक आपने देखा है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उससे हमें सपोर्ट मिलता है। दूसरी बात यह है बच्चों कि आप लोग जिस तरीके से डेडिकेटेड हैं पढ़ाई के लिए, जिस तरीके से आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से जरूर बता दीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।